नमस्कार भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फार्मर्स लव पे। तो आज से हम जो एग्रीकल्चर की क्लासेस थी वो कंटिन्यूस स्टार्ट कर रहे हैं। वापस से कुछ टाइम तक जो बंद थी क्लासें मैं आपको प्रोवाइड नहीं करा पा रहा था, जो क्लास के वीडियोस थे वो तो अब कंटिन्यूस कर रहे हैं आज से। तो जो आज की जो क्लासेज हैं या जो कंटिन्यूस कर रहे हैं अपना एग्रीकल्चर की जो क्लास है वो किस किस के लिए मतलब यूजफुल है वो आप बता देता हूँ मैं आपको एक बार। कृषि पर्यवेक्षक की जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए, 12th वालों का जो 40% सिलेबस कम करके जो 60% सिलेबस दिया ना वो टॉपिक मैं पहले ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि वो टॉपिक सुपरवाइजर में भी है और इसमें भी है 12th बोर्ड एग्जाम में भी, तो आपके उससे पहले वो भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएंगे। बाकी बात करें ICR जेट BHU, ये वाला तो लग गया है, जो आगे प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें आपको तकलीफ ना हो, मतलब आपका जो बेस हो ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो, जो फंडामेंटल चीजें है ना उनको बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा मैटर प्रोवाइड करवाऊंगा और इसकी कोई फीस नहीं है ना, ठीक है, बिल्कुल भी कोई फीस नहीं है, बिल्कुल फ्री है आपके लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपको देना नहीं है, बस मन लगा के आप देखो, बहुत अच्छे से अच्छा मैटर बिल्कुल गारंटेड। बहुत मतलब जो मोस्ट चीजें पहुंचते हैं ना वही चीजें या जो पहले पहुंची गई है ना वो चीजें ही आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा बहुत अच्छे से, और क्लास में ही आपको समझ में आ जाएगा सारा कुछ। बस आपको करना क्या है कि जो मैं वीडियोस वगैरह आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जो क्लासेज वगैरह, उसको बस एक मदद चाहिए, आपका एक सपोर्ट चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों के काम में आ सके वो चीज़। क्योंकि जो मैं चीज़ प्रोवाइड करवा रहा हूँ आपको, जो स्टडी मैटर, वो मैंने बहुत मेहनत से तैयार किया है, बहुत मतलब बहुत जगह से उठा के तैयार किया है, किसी एक जगह से नहीं उठाया हुआ कि बुक ली और पढ़ा दिए, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से। बाकी आज जो ये है अपनी क्लास वो है कृषि पंचांग या बायोडायनेमिक खेती, जिसको आप बोलते हो चंद्रमा की गति पे आधारित जो खेती होती है उसके बारे में आज की क्लास। तो ये क्लास भी आपके 12th क्लास वालों के लिए, ठीक है, जेट ICR BHU वालों के लिए, कृषि पर्यवेक्षक वालों के लिए, मतलब एग्रीकल्चर फील्ड का कोई सा भी एग्जाम दे लो, ये क्या है ना फंडामेंटल चीजें, बेसिक चैप्टर से इनमें से क्वेश्चन आता ही आता है, इनमें से क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप किसी भी प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। एक चीज़, इस क्लास को आप 11th में हो, 12th में हो, या आपके एग्रीकल्चर फील्ड से संबंधित कोई भी व्यक्ति है, आपका भाई दोस्त जो भी रिलेशनशिप में है, जानकार है, सबको शेयर करोगे क्लास, सबके लिए बहुत यूजफुल है। बाकी क्लास स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ मैं, इससे पहले जो फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर उसके लगभग 8-10 वीडियो हैं, मतलब बेसिक जो एग्रीकल्चर के ना बहुत अच्छे से समझा हुए, बहुत अच्छा स्टडी मैटर है। तो जो भी नए व्यूवर्स है, जिन भाइयों ने नहीं देखा है, तो उसका लिंक है ना मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ प्लेलिस्ट का, जिसमें लगभग 8 से 10 वीडियो हैं, वो एक बार जरूर देखना आप, चाहे फिर आप 12th के हो, 12th के अकॉर्डिंग भी है। एक बार क्या करना, आप चैनल के पेज पे जाना, फार्मर्स लव चैनल के पेज पे जाना, उसमें प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, एक तो मिलेगी ऑल इन वन क्लासेस जो जेट ICR वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में मिलेगी 12th एग्रीकल्चर की, 12th बायो की, 12th केमिस्ट्री की, ठीक है, एक मिलेगी पशुपालन की, एक मिलेगी फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर, जिसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ। उसमें लगभग 7 से 8 क्लासें हैं, तो वो एग्रीकल्चर की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासें हैं। और 12th वालों की जो क्लासें डाली हुई है उस वाली प्लेलिस्ट में भी, जैसे सोइल साइंस वगैरह मैंने बहुत सारा पार्ट करवा दिया है, वो धीरे धीरे मैं आपको टॉपिक वाइज दोबारा और करवा दूंगा अगर आप कहोगे तो। बाकी एक बार उनको चेकआउट जरूर करोगे आप, ठीक है, क्योंकि वो बहुत अच्छा स्टडी मैटर है। और जो भी नए व्यूवर्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक चैनल के पेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आगे अब कंटिन्यूस क्लासें करूंगा मैं, दिन की 2 या 3 क्लास अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आपको जब भी टाइम मिले आप देखें इन क्लासेस को, बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप आने वाले टाइम में जेट का दोगे, सुपरवाइजर का दोगे, या 12th बोर्ड एग्जाम दोगे, कुछ भी दोगे ना AAO का भी, तो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और बहुत ज़्यादा। और ऐसा ही जस्ट मैंने जेट का पूरा सिलेबस नहीं करवाया था, बट जो करवाया था उसमें से आप पूछ लेना, जो बच्चे हैं जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उनको सबको पता है कि क्या चीज़ थी क्या नहीं थी, तो वो चीज़ देख लें। सुपरवाइजर का हमने क्या क्या करवा दिया वो मैं बता देता हूँ। मैंने सुपरवाइजर का तीनों सब्जेक्ट का जो 100 क्वेश्चन आते हैं आपके, उन तीनों का सिलेबस कंप्लीट आपको बता दिया है कि क्या क्या टॉपिक है, कैसे कैसे पढ़ना है, सारा कुछ। उसके बाद में सुपरवाइजर का मैंने डाल दिया था जो 3 मार्च 2019 को जो पेपर लगा था सुपरवाइजर का, उसका भी तीनों सब्जेक्ट का मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है, ताकि आपको एक लेवल का पता चल सके कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, अपने को कैसा क्या पढ़ना है, सारा कुछ। तो जिन भाइयों ने नहीं देखा है वो एक बार विजिट कर लेना, कृषि पर्यवेक्षक 2020 के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें सारा कुछ आपको मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं आज ही क्लास, इतना इंट्रो बहुत है, ठीक है, फिर धीरे धीरे और कर लेंगे अपन। तो इस क्लास को ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे अच्छी तरीके से। आज क्या पढ़ने वाला है, कृषि पंचांग या बायोडायनेमिक खेती, जिसको बोलते हैं चंद्रमा की गति के आधार पर जो खेती की जाती है, कि चंद्रमा ऊपर है नीचे। आपने देखा होगा कि अपन जो पपीते वगैरह की पौध भी करते हैं अपने नेचुरली। एक चीज़ मैं बता दूं, जो कृषि पर्यवेक्षक वगैरह जो भर्ती है ना, उनमें थ्योरेटिकल चीज़ें कम आती है, प्रैक्टिकली चीज़ें ज़्यादा आती है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो आपके थ्योरी में से सीधा क्वेश्चन पुटअप बहुत कम होता है, आपके जो जीवन
दैनिक जीवन से संबंधित उसको रिलेट करके पूछा जाता है उस चीज़ को। ज़्यादातर में आपने देखा होगा, आप पेपर देख लेना, मैंने खुद ने 3 मार्च का पेपर मतलब इसमें दे रखा है सिलेबस के अंदर, जो आपको प्लेलिस्ट है सुपरवाइजर वाली उसमें मिल जाएगा। तो होता क्या है, ज़्यादातर जो अपने को चीज़ें पूछी हुई है वो अपने जो लाइफ है, ठीक है, डेली रूटीन की जो जिंदगी है अपनी, उससे रिलेट करके पूछी गई है। तो ये जो टॉपिक है ना, कृषि पंचांग या बायोडायनेमिक खेती या चंद्रमा की गति पे आधारित खेती, इसको क्या बोलते हैं? चंद्रमा की गति पर आधारित खेती, आधारित खेती। तो ये वाला टॉपिक क्या है ना, थोड़ा अपने थ्योरेटिकल ना होकर प्रैक्टिकली है, अपने दैनिक जीवन से संबंधित है और बहुत अच्छा चीज़ है। तो इसमें से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पुट अप होते हैं, आईसीआर में तो हमेशा होता है, एक क्वेश्चन हमेशा होता है। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे ये होता क्या है, कृषि पंचांग क्या होता है। आपने कैलेंडर देखा होगा, पंचांग या ज्योतिषी जो पहले बताते थे, ठीक है, वो चीज़ें, अमावस्या, पूर्णिमा, उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो है कृषि पंचांग या बायोडायनेमिक खेती, इसके बारे में जानने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इसका जो जनक है, फादर है, वो कौन है, कि फादर ऑफ बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर या फादर ऑफ बायोडायनेमिक फार्मिंग, ठीक है, या कृषि पंचांग का जनक किसे कहते हैं या पिता किसे कहते हैं, ठीक है। तो जो अपना सबसे पहला रहेगा वो ये रहेगा कि बायोडायनेमिक खेती का जनक किसको बोलते हैं? रुडोल्फ स्टेनर को। बायोडायनेमिक खेती जो है उसका जो जनक है, फादर ऑफ बायोडायनेमिक फार्मिंग, वो कौन है? रुडोल्फ स्टेनर, रुडोल्फ स्टेनर, स्टेनर, रुडोल्फ स्टेनर। ये चीज नोट आउट कर लो, साथ के साथ नोट आउट करते भी रहना। 12th वाले जो भी कृषि प्रयोगशाला, सारा कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा मैं, सारा सिलेबस। 12th वाले हैं, इतने दिन नहीं करवा पा रहा था किसी वजह से, बट उनके जो एग्जाम लगेंगे, बोर्ड एग्जाम, फाइनल एग्जाम, उससे पहले उनका 40% कम कर दिया, 60% में अच्छे से करवा दूंगा, अच्छे से अच्छा स्कोर करोगे। और इस तरीके से करवा दूंगा कि आपको आगे जेट आईसीआर में भी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे प्री पीजी, यूजी, किसी का भी आप एग्जाम दो। कृषि पर्यवेक्षक का तो खैर करवा ही रहे हैं। तो उसका जो बायोडायनेमिक खेती है उसका जनक कौन है? रुडोल्फ स्टेनर। बायोडायनेमिक खेती का जनक कौन है? रुडोल्फ स्टेनर। याद कर लो, नोट आउट कर लो, ये आईसीआर में बहुत बार पूछा गया है, कृषि पर्यवेक्षक में भी पूछ लेता है, जेट में भी पूछ लेता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, कॉमन क्वेश्चन है ये, कि जो कृषि पंचांग या बायोडायनेमिक खेती है, चंद्रमाई गति पर आधारित खेती है, उसका फादर कौन है, जनक कौन है? रुडोल्फ स्टेनर। ये तो हो गई जनक की बात। अब होता क्या इसमें वो बात कर लेते हैं। ये जो बायोडायनेमिक खेती होती है ना, ये चंद्रमा, जो अपना चांद मामा है ना चंद्रमा, उसकी गति के आधार पे होती है कि उत्तर दिशा में या दक्षिण दिशा में, उसके कुछ थ्योरीज हैं, सिद्धांत हैं, उनको फॉलो करके फिर की जाती है। सेकंड अपन चीज देखते हैं कि पूर्णिमा के 48 घंटे पूर्व बीजों की बुआई करने पर, पूर्णिमा के 48 घंटे पूर्व मतलब 24 दूनी 48, 2 दिन पहले, जैसे परसों के दिन पूर्णिमा है, तो अगर आज हम बीजों की बुआई कर रहे हैं तो उससे क्या फायदा मिलेगा, ये चीज नोट आउट करना कि पूर्णिमा के 48 घंटे पूर्व बीजों की बुआई करने पर बीजों का अंकुरण अधिक तथा रोग कीटों का प्रकोप कम होता है। अगर आप पूर्णिमा के 48 घंटे पहले, ठीक है, पूर्णिमा के 2 दिन पहले लगभग अगर आप बीजों की बुआई कर रहे हो तो उसमें जो अंकुरण है, जर्मिनेशन परसेंटेज जो है अंकुरण, वो अधिक होगा। क्या फायदा होगा अपने को, कैसे होगा, वो मैं आपको बताऊंगा। इसके पीछे क्या लॉजिक है, कैसे फॉलो कर रहे हैं, ये चीजें कोई कहने से नहीं है, मेरे कहने से नहीं है कि पूर्णिमा के 2 दिन पहले बो दिया अपने अच्छा हो रहा है, ऐसा नहीं है। इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है, वो मैं सारा आपको बताऊंगा, क्या सिद्धांत है, क्या लॉजिक है। पहले बात ये कर रहे हैं कि पूर्णिमा के लगभग 48 घंटे पूर्व, लगभग पूर्णिमा के 2 दिन पहले अगर अपन किसी बीज की खेत में बुआई कर देते हैं तो उसका जो जर्मिनेशन परसेंटेज है, अंकुरण प्रतिशत है, वो अधिक होगा। मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसमें अंकुरण आपको मिलेगा। बहुत कम ऐसे बीज होंगे जो अंकुरित नहीं होंगे, जिसमें कुछ डिफेक्टिव है, वो ही बीज नहीं होंगे, बाकी लगभग अंकुरण परसेंट अच्छा ही रहेगा। दूसरी चीज़ क्या है, जो रोग कीट है, जितने भी डिजीज है, इंसेक्ट्स हैं, रोग और कीट, इनका प्रकोप कम होएगा। तो अपने को दोनों तरीके से फायदा हो रहा है। एक तो अपने जो बीज उगा रहे हैं ना, उनमें बहुत ज़्यादा बीज उग रहे हैं, ठीक है, सारे के सारे उग रहे हैं। दूसरी चीज़ अपने को जो नुकसान होता है कीटों और रोगों से, ठीक है, डिजीज एंड इंसेक्ट्स से, तो वो भी अपने को थोड़ा कम हो रहा है, सामान्य के मुकाबले थोड़ा कम हो रहा है, तो फायदा ही हुआ। तो ये चीज़ आप स्टार लगा के नोट आउट कर लो। सबसे पहले कृषि पंचांग, ब्रैकेट में लिख देना बायोडायनेमिक खेती या चंद्रमाई गति पर आधारित खेती, फिर लिख देना नीचे इसका जनक, स्टार लगा देना। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रुडोल्फ स्टेनर। कौन है इसका जनक? रुडोल्फ स्टेनर। सेकंड लाइन में लिखोगे कि पूर्णिमा के लगभग 48 घंटे पूर्व, पूर्णिमा के लगभग 48 घंटे पूर्व अगर अपन बीजों की बुआई करते हैं तो उनमें जो जर्मिनेशन परसेंट है, अंकुरण प्रतिशतता अधिक होती है तथा रोग व कीटों का प्रकोप कम होता है। ये लाइन नोट आउट कर लो। अब इसके पीछे सिद्धांत क्या है वो चीज भी आपको मैं बता देता हूँ।
भाई अपने इतनी देर बात कर ली पूर्णिमा का ये सारा चक्कर कि क्या चक्कर पड़ रहा है कि पूर्णिमा के 48 घंटे पहले ये कुछ हो रहा है, तो इसका क्या सिद्धांत है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बाकी जिन्होंने नहीं देखा है एक बार मेरे कहने से है ना प्लेलिस्ट चेक करना आप या डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको बहुत सारा एग्रीकल्चर का ऐसा मैटर मिलेगा कि आप किसी भी प्रिपरेशन कर रहे हो किसी भी एग्जाम के एग्रीकल्चर फील्ड में आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। और ऐसा कंटेंट है कि शायद ही आपको किसी दूसरी जगह मिले, ठीक है, एक जगह हुआ सारा कुछ इतना ऑथेंटिक। मैंने कम चीज़ें जरूर बताई है, कहीं जहाँ मतलब गलत चीज़ नहीं बताई हुई, ठीक है, कम चीज़ जरूर बताई हुई है। जैसे गाय के बारे में अगर 5 की जगह 4 चीज़ें बता दी पर गलत चीज़ नहीं बताई हुई, तो आपको मतलब वो वाली दिक्कत है नहीं। सारा एनसीईआरटी में से मैंने करवाया है, जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक्स चल रही है उनमें से मैंने करवाया है, ठीक है। मेरे जेट आईसीआर के जो नोट्स थे पुराने, वो एसकेएन यूनिवर्सिटी के जो बीएससी के नोट्स हैं, वो सारा कुछ एक जगह करके, सुपरवाइजर के जो नोट्स थे, बुक्स हैं जितनी भी रेफरेंस बुक्स हैं, उनका सारा जो अच्छा मैटर था ना उसको कलेक्ट करके करवाया हुआ है। तो आज ही क्लास तो मेरे को लग रहा है बातों से ही ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, पढ़ाई कम ही होगी इसमें, पर ये टॉपिक पूरा करेंगे, ठीक है, टॉपिक पूरा करेंगे। आप फिर मेरे को बता देना क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दूसरे तरीके जैसा आप कहोगे वैसे पढ़ा देंगे। कृषि पंचांग बाढ़ने में खेती या चंद्रमा की गति पर आधारित खेती, इसका जनक था रुडोल्फ स्टोनर। फर्स्ट लाइन हमने लिखी कि अगर पूर्णिमा के 48 घंटे पहले हम किसी बीज की बुआई करते हैं तो उसमें जो जर्मिनेशन परसेंटेज है वो अधिक होएगा, प्लस उसमें जो रोग और कीट है उनका प्रकोप कम होएगा। वो क्यों होएगा, इसके पीछे क्या सिद्धांत है, सिद्धांत देखते हैं उसके पीछे क्या सिद्धांत है। पूर्णिमा के दिन धरातल का जल गुरुत्वाकर्षण के विपरीत ऊपर की तरफ गति करता है। गुरुत्वाकर्षण एक चीज आ रही है इसमें, गुरुत्वाकर्षण। पूर्णिमा के दिन क्या होता है, हमने पूर्णिमा के 48 घंटे पहले बीज लगा दिया, ठीक है, पूर्णिमा के 48 घंटे पहले किसी बीज की बुआई हमने कर दी। ये लो, ये बीज था, इसको जमीन में लगा दिया पूर्णिमा के 48 घंटे बाद। अब 48 घंटे में ये खुद को स्टेबल कर लेगा, मतलब अंकुरण जर्मिनेशन की अवस्था में यह आ जाएगा। और जिस टाइम ये अवस्था में आ रहा है उस दिन क्या होगा, पूर्णिमा के दिन क्या होता है कि जो भूमिगत जल है आपका, जो आपका भूमिगत जल है अंदरूनी, वो गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत काम करता है। गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो क्या कहता है कि ये कोई पेड़ है या ऊपर हम किसी चीज को फेंक रहे हैं या कोई चीज है ना वो नीचे जाएगी, ठीक है, समझ रहे हो। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये मैंने चौक है, ये नीचे गिरा है, नीचे गई सीधी, ऊपर क्यों नहीं गई, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नहीं गई ऊपर। तो ये बोल क्या रहा है वो चीज नोटिस करना कि पूर्णिमा के दिन भूमिगत जल गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत, मतलब उल्टा, विपरीत मतलब उल्टा, ठीक है, इसके उल्टा जाएगा, मतलब नीचे जाएगी वो चीज ऊपर आएगी, ठीक है, उल्टा हो रहा है पूर्णिमा के दिन। किसकी बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं पूर्णिमा के दिन आप जाके चौक को ऐसे गिरा रहे हो तो ऊपर चली जाएगी, वो नहीं जाएगी, सिर्फ जो भूमिगत जल है उसकी बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेट करके पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है, जादू वाली क्लास नहीं पढ़ रहे हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत जाएगी, तो उससे क्या है, पानी ऊपर आ जाएगा। समझ रहे हो इस चीज को आप कि पूर्णिमा के दिन क्या होता है, जो भूमिगत जितना भी अपना जल है, ठीक है, जो सरफेस के नीचे जो वाटर है अपना, सोइल वाटर है, सोइल वाटर भी मैंने पढ़ा रखा है 3 प्रकार का होता है। पौधों के लिए कौन सा, कैपिलरी वाटर होता है, कितने दाब पे प्राप्त होता है, सारा कुछ बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, एक बार चेकआउट जरूर करें आप। तो ये बोल रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत वो ऊपर की तरफ गति करता है, जिससे क्या होता है, जो सरफेस है अपनी, जो भूमि की जो सतह है उस पर नमी की मात्रा अधिक रहेगी, ठीक है, नमी की मात्रा अधिक रहेगी। नमी की मात्रा अधिक रहेगी तो जो लाभदायक सूक्ष्म जीव है, जितने भी जो जीवाणु जो भी है अपने खेती के लिए जो लाभदायक चीजें हैं, जो सूक्ष्म जीव हैं, वो सारे एक्टिवेट हो जाएंगे। और वो एक्टिवेट हो जाएंगे तो इसमें क्या होएगा कि अंकुरण प्रतिशतता अपने बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे कि ज्यादा होएगी। दोबारा से लाइन को समझोगे सिद्धांत में इसमें कि पूर्णिमा के दिन धरातल का जल गुरुत्वाकर्षण के विपरीत ऊपर की तरफ गति करता है, जिसके कारण मृदा सतह पे जो सोइल सरफेस है उसके ऊपर नमी की मात्रा बढ़ जाती है, मतलब थोड़ा नमी आ जाती है, जिसके कारण वो बीज है वो अंकुरित हो जाते हैं। पहला सिद्धांत अपना हो गया। बात करते हैं सेकंड, चंद्रमा की उत्तरायण दिशा में होने पर धरातल की ऊपरी सतह पर की जाने वाली लाभदायक क्रिया, ठीक है। ऐसे आपके थ्योरी पूरी समझ में नहीं आएगी, मैं समझा देता हूँ। फर्स्ट सिद्धांत तो ये हो गया अपना। अब आप कहो कि पूर्णिमा के 48 घंटे पहले लगा देंगे तो कैसे होएगा अंकुरण ज़्यादा। मैंने बता दिया है कि पूर्णिमा के दिन क्या होएगा, जो भूमि का जो जल है, भूमिगत जो अपना जल है वो गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत ऊपर की तरफ गति करेगा। और जब वो ऊपर आ जाएगा तो जो सरफेस है, जो ठीक है अपना सरफेस है, सतह है, भूमि सतह, उसके नीचे जहाँ पे बीज लगा है उस जगह अपनी नमी की मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो नमी की मात्रा बढ़ जाएगी जिससे क्या होगा,
तो उसको पानी मिल गया, ठीक है, पानी से ही जर्मिनेशन होता है। आपने कभी चने वगैरह को भिगाया तो सारी रात में, वो तो पूरे पानी में डालते हैं ना, तो जल्दी हो जाता है। दूसरी चीज़, वहाँ पे नमी वगैरह बढ़ गई तो वहाँ का जो क्लाइमेट है वो अच्छा हो गया, तो जो मुख्य जो लाभदायक सूक्ष्म जो कीट है, जो खेती के लिए जो लाभदायक सूक्ष्म जीव हैं, वो भी एक्टिवेट हो जाएंगे। तो उनकी भी कुछ अनुक्रिया होगी, प्रक्रिया होगी, मैकेनिज्म होगी, जिसके कारण वो बीज है जल्दी अंकुरित हो जाएगा और बहुत ज़्यादा चांसेस बनेंगे कि लगभग सारे बीज अंकुरित हो, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो सारे बीज। सेकेंड अपन पढ़ रहे हैं कि चंद्रमा उत्तरायण दिशा पे होने पर, चंद्रमा जो है उत्तरायण दिशा मतलब उत्तर दिशा, उत्तरायण। अब देखना बहुत शॉर्ट चीज़ है, बहुत अच्छे से समझ में आएगी आपके, और आप प्रैक्टिकल करके देख लेना, बहुत ही लॉजिक वाली चीज़ है ये चीज़, तो मैंने खुद ने की हुई है कि जब चंद्रमा उत्तरायण दिशा में होता है ना, चंद्रमा उत्तरायण दिशा में होने पर धरातल के ऊपरी सतह पर पाए जाने वाले लाभदायक सूक्ष्मजीवी की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। चंद्रमा जब उत्तर दिशा में होता है ना, जब धरातल के ऊपर वाले जितने भी कीट है, ये अपना सरफेस हो गया, ठीक है, इसकी धरातल के जो ऊपर पाए जा रहे हैं ना, वो सारे लाभदायक सूक्ष्म जीव है ना, वो एक्टिवेट हो जाएंगे, वो कीट वगैरह लाभदायक, नुकसानदायक नहीं, सिर्फ लाभदायक वाले। कब? जब चंद्रमा उत्तरायण दिशा में होता है। चंद्रमा जब उत्तर दिशा में होगा, इसको ऐसे याद रखना, उत्तर और ऊपर, अभी नीचे का भी आएगा कि जब दक्षिण में रहेगा तो नीचे वाले हो जाएंगे और उत्तर में रहेगा तो ऊपर वाले, तो इसको ऐसे याद रखना, उत्तर दिशा, उत्तर दिशा और भूमि के ऊपर वाले कीट, ऊपर वाले, उत्तर दिशा ऊपर वाले, ठीक है। उत्तर दिशा में जब चंद्रमा अपना चला जाएगा तो भूमि जो सरफेस है उसके जो ऊपर वाले जितने भी सूक्ष्म जीव हैं जो लाभदायक है, खेती के लिए लाभदायक है, वो सारे एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है, सारे एक्टिवेट हो जाते हैं। इसलिए अपने को क्या करना चाहिए, इसी कारण धरातल की सतह के ऊपर की जाने वाली कृषि क्रियाएं, जो धरातल के ऊपर की जाती है कृषि क्रियाएं, जैसे निराई गुड़ाई हो गई, ठीक है, निराई गुड़ाई सतह के ऊपर ही तो करते हैं, ये अपनी भूमि है, ठीक है, मटर लग रहे हैं अभी, अब मटर की निराई गुड़ाई करने वाले हैं कुछ दिन बाद, तो भूमि के ऊपर ही करेंगे, नीचे घुस के थोड़ी करेंगे। तो वो क्या हुआ, जब चंद्रमा उत्तर दिशा में था तो ऊपर के कीट वगैरह थे, जो लाभदायक चीजें, वो एक्टिवेट थी, तो उस टाइम अगर अपन ऊपर वाले काम करेंगे ना तो अपने को ज्यादा फायदा मिलेगा, समझ रहे हो। उस टाइम अगर अपन ऊपर वाले काम करेंगे, सतह के ऊपर वाले, तो अपने को ज्यादा फायदा मिलेगा। ऊपर वाले कामों में कौन कौन सी क्रियाएं आ रही है वो देख लो एक बार आप। चंद्रमा के उत्तरायण दिशा में होने पर धरातल की ऊपरी सतह पर पाए जाने वाले लाभदायक सूक्ष्मजीवों की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। इसी कारण धरातल की सतह पर की जाने वाली, इसी कारण धरातल की सतह पर की जाने वाली क्रियाएं, जैसे कि निराई गुड़ाई, रोग कीटों का नियंत्रण, फल वृक्षों में कलिकायन, कलम लगाना, चार ऋतु फसलों की कटाई आदि उपयुक्त रहता है। अगर अपन कलम लगा रहे हैं ना, वो भी ऊपर का ही काम है, उसका फूटना वगैरह, ठीक है। फल वृक्षों के अंदर चारे वाली फसलें लगा रहे हैं, चारे वाली भी ऊपर ही है, ठीक है। तो ये चीजें अगर अपन चंद्रमा उत्तर दिशा में है तब करेंगे तो अपने को ज्यादा लाभ मिलेगा, ठीक है। कि गुरुत्वाकर्षण बल, ये तो फर्स्ट वाला सिद्धांत हो गया। सेकंड सिद्धांत है कि जब चंद्रमा उत्तर दिशा में होता है तो भूमि की सतह के जो ऊपर वाली क्रिया है ना, वो अपने को करनी चाहिए, इससे अपने को ज्यादा लाभ मिलेगा। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि जब चंद्रमा उत्तर दिशा में है तो जो जितने भी सरफेस के ऊपर वाले जो भी है सूक्ष्म जीव, कीट, जो भी लाभदायक है खेती के लिए, सारे एक्टिवेट रहते हैं, तो अपने को अच्छा लाभ मिलता है। दो सिद्धांतों की बात हो गई। बात करते हैं थर्ड सिद्धांत। ये चीज याद रखना कि उत्तर दिशा में रहेगा जब ऊपर वाली क्रियाएं करेंगे, सीधा क्वेश्चन आ जाता है ये। थर्ड नंबर पे देखते हैं, थर्ड जो अपना सिद्धांत है कि जब चंद्रमा दक्षिण दिशा में रहेगा, जब चंद्रमा दक्षिण दिशा में रहेगा, चंद्रमा में दक्षिणायन दिशा में होने पर धरातल के नीचे वाले लाभदायक सूक्ष्मजीवों की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। दक्षिण दिशा में रहेगा तो धरातल के नीचे वाले जो कीट है ना, जो सूक्ष्म जीव है, जो भी बैक्टीरिया, जो भी आप XYZ, वो सारे क्या है, एक्टिवेट हो जाएंगे, अच्छी अवस्था में आ जाते हैं, मतलब पूरे रूप से सक्रिय हो जाते हैं। तो इस टाइम अपने को क्या करना चाहिए, चंद्रमा में दक्षिणायन दिशा होने पर धरातल के नीचे पाए जाने वाले लाभदायक सूक्ष्मजीवों की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। इस समय धरातल के नीचे सतह में की जाने वाली कृषि क्रियाएं, जैसे गोबर की खाद मिलाना, खाद वगैरह दे रहे हैं, वो अंदर ही जाके काम करेगी, तो नीचे वाले कीट एक्टिवेट है तो उसको जल्दी गला सड़ा देंगे और अच्छे से अपने को न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। जब दक्षिण दिशा में है तो नीचे वाले सरफेस के नीचे वाले कीट एक्टिवेट है, तो अपने को नीचे वाली क्रियाएं करनी है। उनमें जैसे गोबर की खाद मिलाना, फसलों को हरी खाद बनाना। हरी खाद के लिए फसलें उगाते हैं, उनके ऊपर हैरो वगैरह चला देते हैं, मिट्टी में मिल जाती है। अब ये मिट्टी में मिल गई, सरफेस के नीचे चली गई, ऊपर की आगे, नीचे, नीचे गई ऊपर, ठीक है। हैरो वगैरह में ये होता है। हरी खाद आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, अच्छे से पढ़ाया हुआ है मेरा, देख लेना जिन नहीं देखा है वो। तो ये क्या होगा, नीचे गया खाद, तो वो क्रियाएं सारी कुछ वो अच्छे से यूज हो पाएगा,
ठीक है, नेक्स्ट चीज देखते हैं, कंदीय फसलों की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु। कंदीय फसलें किसको बोलते हैं? जैसे गाजर है, वो नीचे लगती है कंद के रूप में, आलू है जमीन के नीचे रह रहा है, और दक्षिण दिशा में अपनी क्या शर्त है कि नीचे वाले एक्टिवेट हैं, तो इनकी जो गुणवत्ता है, इनकी क्वालिटी है वो इंप्रूव हो जाएगी अच्छे से, मतलब स्वाद, कलर वगैरह सारा कुछ इनमें आ जाएगा, क्योंकि लाभदायक कीट है। जब चंद्रमा अपना दक्षिण दिशा में है तो नीचे वाले एक्टिवेट हैं, और क्या है इसमें, उर्वरक का प्रयोग करना इत्यादि। तो ये तो हो गया इसका सिद्धांत कि चंद्रमा की गति पे आधारित खेती हो गई। या पहले आपने देखा होगा पुराने, मतलब अभी तो नहीं है, कोई वीडियो वगैरह कुछ देखा हो तो जो मतलब ज्योतिषी वगैरह थे उनसे पूछते थे ये चीज़ें, तो वो क्या कैलेंडर वगैरह देखते थे, से अंगुलियों से बताते थे, तो वो यही दिन गिनते थे कि मतलब अमावस्या कब है, ये चंद्रमा दक्षिण दिशा में कब रहेगा, पूर्णिमा कब है, ये सारी चीज़ें देख के ही बताते थे। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ देखते हैं कि फसलों की कटाई अमावस्या के समय करने पर। अब एक चीज, अमावस्या, पूर्णिमा का मैंने बता ही दिया, अगर पूर्णिमा के 48 घंटे पहले लगाएंगे तो अच्छे से अपने को मिलेगा। अब अपनी जो लास्ट लाइन है इसकी, वो क्या है, अमावस्या की। ठीक है, कि फसलों की कटाई, अगर फसलों की जो कटाई करते हैं अपन, फसलों की कटाई अमावस्या के समय करें तो दानों में फफूंद जनित रोगों का प्रकोप कम होता है, और कटाई का उपयुक्त समय अमावस्या होता है, क्योंकि इस समय मृदा की सतह पर नमी कम होती है। अब अमावस्या पर फसलों की क्या करनी चाहिए, कटाई। ये उपयुक्त समय है, फसलों की कटाई करने का उपयुक्त समय क्या है, अमावस्या या अमावस्या के लगभग। क्यों? इस टाइम क्या होता है, धरातल के ऊपर, सरफेस के ऊपर, भूमि सतह के ऊपर नमी की कमी होती है, और जब नमी की कमी है, सूखा है, तो ऊपर जो कीट रोग है ना, जो हानिकारक कीट रोग है वो भी कम रहेंगे, तो फसलों में क्या, फफूंद। देखो नमी कम है तो फफूंद, जीवाणु कुछ नहीं लगेगा फसलों के। ठीक है, इस लाइन को दोबारा रीड कर देता हूँ, आपके समझ में आ रहा होगा, आप नोट्स बनाया करो, सेल्फ नोट्स सबसे बेस्ट होते हैं। ठीक है, फसलों की कटाई अमावस्या के समय करने पर दानों में फफूंद जनित रोगों का प्रकोप कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि इस समय नमी कम होने से फफूंद जनित रोग कम होते हैं। तो ये चीज़ हो गई अपने अमावस्या और पूर्णिमा की। पूर्णिमा के दिन तो बुआई करनी चाहिए लगभग, पूर्णिमा के 48 घंटे पर, और अमावस्या के दिन लगभग कटाई करनी चाहिए, क्योंकि इस टाइम भूमि की सतह के ऊपर नमी नहीं पाई जाती, तो फफूंद जनित रोग पर कीटों का कम रहता है। अब बात करते हैं, एक चीज मेरे को याद आ गई, आपको हरित क्रांति पढ़ा होगा, अच्छे से पढ़ाया हुआ है मैंने, कमेंट करके बताना मेरे को, सबको, मेरे को तो याद है, आपको याद है कि नहीं है? इतने दिन लॉकडाउन में मजे ले रहे हो या भूल गए, कुछ आता भी है। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, भारत में इसका जनक कौन है? ठीक है, भारत में कौन है, विश्व में कौन है, और कौन सी फसल को सबसे ज्यादा लाभ हुआ था, कौन सी किस में लाई गई थी, क्यों चालू की गई थी, कब चालू की गई थी, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। 66-67 में स्टार्ट हुई थी, और 2 व्यक्ति है इससे संबंधित, एक तो MS स्वामीनाथन है, पर सबको पता है ना। तो ये सारी चीजें एक बार रिवाइज करते रहा करो टाइम टू टाइम। ये ऐसी चीजें हैं कि अपने को ऐसा लगता है कि मेरे को आती है, पर जब एग्जाम में ये छोटी सी चीज आती है और ऑप्शन दिखता है ना, तो वहाँ पे वर्गीज कुरियन सही लगता है। ठीक है, तो वो चीजें हैं, ऐसे छोटी छोटी चीजों में अपने को गलती नहीं करनी है। तो हरित क्रांति का मैं बता दूं कि जब हरित क्रांति हुई थी, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, ये एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था। ठीक है, मैं कल पढ़ रहा था, कोई मेरे को कौन सा था यार, वो पेपर का नाम याद नहीं आ रहा, मतलब अभी का नहीं है, 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, कि हरित क्रांति के समय भारत का जो प्रधानमंत्री था, हरित क्रांति के समय भारत का जो प्रधानमंत्री था वो कौन था। कितने भाइयों को आता है, ईमानदारी से मेरे को कमेंट करके ये वाला क्वेश्चन बताओगी कि ये मैंने पढ़ा हुआ है पहले और मेरे को आता है। हरित क्रांति के समय जो भारत का प्रधानमंत्री था वो कौन था? सी सुब्रमण्यम था। ठीक है, कौन था? सी सुब्रमण्यम। ये चीज हो गई कि हरित क्रांति के समय भारत का प्रधानमंत्री सी सुब्रमण्यम। ये आपका जो कृषि पंचांग वाला टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया। इसमें से क्वेश्चन आएगा तो एक तो आता है रुडोल्फ स्टेनर, इसका जनक कौन है। सेकंड जो आता है कि फसलों की बुआई का समय पूर्णिमा, कटाई का उपयुक्त समय अमावस्या, और ये सिद्धांत के बारे में अगर हल्का सा आपको पूछ ले। बहुत अच्छा टॉपिक था, आई होप सबके समझ में आएगा। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और मेरे को बताना कैसा लगा। ठीक है, कंटिन्यूस क्लासें होती रहेगी। प्लेलिस्ट चेक कर लो, डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, और सब्सक्राइब तो करना ही है। शेयर का तो जरूरत ही नहीं है कहने की, कर दोगे आप। अपना ऐसा तो कुछ कर नहीं रखे कि 1899 में कोर्स बेच रहे हैं, 999 में बेच रहे हैं, 1999। ये 99 के फेयर में पढ़े ही नहीं है अपन, ना ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चाहिए ही नहीं अपने को। जो 99 के फेयर में पढ़ जाता है ना वो हमेशा दुखी रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको भी पता होगी। बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए, अच्छे से पढ़ो। आप कोई फोर्स भी नहीं है कि नहीं देखो, कोई नहीं, आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो देखो। ठीक है, तो थैंक यू, बाकी शेयर कर देना।